Welcome back, everybody. This is our seventh video in JEE Mains previous year question series for chapter Work, Energy and Power for class 11th. Before this, we have made 6 videos, and this being a long chapter, so we have completed 6 videos. So already around 6 to 7 hours of content is there on our channel regarding this chapter's previous year questions for JEE Main. So if you have not watched our previous video, then you can go to our channel. Name of channel is Point Basics, and there is a in playlist section you can find JEE Mains previous year question playlist. And similarly, we have also started similar series for NEET previous year. So you can also find out a playlist, dedicated playlist for NEET, and its name is NEET previous year questions. So if you found these videos useful, then do like them, share them, and subscribe to our channel. It helps a lot when you share and subscribe. And also, if you want to donate us, you feel that our work is worth something, then do donate some amount. With this amount, in future we will be able to get new books, new question papers, and better computer hardware, so our future videos can be of better quality on higher resolution like 2K or 4K something. So with this, let's start today's video, and hopefully this will be the last video in for this chapter, because we have already covered up to, I think, 80 or something question. Yes, this was the last question which we solved. Now let us start question number 85. It is, and let me make it slightly thinner. Okay. So statement is, this question has statement 1 and 2 of the 4 choices given in the statement below. तो हमें ये बताना है कि कौन सा ट्रू है, कौन सा फॉल्स है, और अगर ट्रू फॉल्स है तो क्या वो एक दूसरे को एक्सप्लेन करते हैं. A point particle of mass m moving with speed v collides with stationary point particle of mass capital M. So स्मॉल m मास का पार्टिकल है, उसकी वेलोसिटी v है, वो कोलाइड करता है कैपिटल M मास पार्टिकल के साथ जो कि रेस्ट पे है, यानी वेलोसिटी 0 है. इफ द मैक्सिमम एनर्जी लॉस पॉसिबल इज गिवन एज, मींस जो मैक्सिमम एनर्जी लॉस होगा वो इस फॉर्मूला से गिवन दिया जाता है, दैट एफ ऑफ 1/2 mv², और वहां पे एफ की वैल्यू ये है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये कैलकुलेट करना ही पड़ेगा, बिकॉज की एनर्जी का लॉस कितना होता है, और बिकॉज एनर्जी का लॉस हो रहा है तो ये किस टाइप का कोलिजन है, इन इलास्टिक टाइप का कोलिजन है. परफेक्टली इन इलास्टिक नहीं बोल सकते, बट यस इन इलास्टिक कोलिजन है. और इन इलास्टिक कोलिजन में हम ये अज्यूम करके चलते हैं कि दोनों एक साथ मूव कर रहे होंगे. और बिकॉज ये मैक्सिमम एनर्जी का लॉस भी पूछा गया, तो मैक्सिमम एनर्जी लॉस कब होगा, जब वो परफेक्टली इन इलास्टिक होगा, और परफेक्टली इन इलास्टिक में वो दोनों एक साथ ही मूव करते हैं. सो लेट अस डू. फर्स्ट ऑफ ऑल मोमेंटम कंजर्व करते हैं. इनिशियल मोमेंटम mv है, जब दोनों एक साथ मूव करेंगे तो हम वेलोसिटी ले लेते हैं कैपिटल v. तो यहां से कैपिटल v की वैल्यू आ जाती है स्मॉल m प्लस m इंटू स्मॉल v. एंड यहां से हम एनर्जी लॉस फाइंड आउट कर सकते हैं. एनर्जी लॉस क्या होगा, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी माइनस फाइनल काइनेटिक एनर्जी. सो काइनेटिक एनर्जी इनिशियल हो जाएगी हाफ mv² माइनस, और ये इनिशियल हो गई, और फाइनल काइनेटिक एनर्जी होगी हाफ दोनों का मास प्लस कैपिटल v का स्क्वायर इंटू कैपिटल v का स्क्वायर. सो इट विल बी m² स्मॉल v² बाय स्मॉल m प्लस कैपिटल m². सो ये कैंसल आउट हो जाएगा यहाँ से. सो यहाँ से हमें मिलता है m² v² बाय 2 ऑफ स्मॉल m प्लस कैपिटल M. नाउ अब हमें लॉस कैलकुलेट करना है, एनर्जी का लॉस कितना होता है. सो डेल्टा के ई शुड बी इक्वल टू इनिशियल काइनेटिक एनर्जी माइनस फाइनल काइनेटिक एनर्जी, बिकॉज ये लॉस है. अगर हम चेंज निकाल रहे होते तो फाइनल पहले आता, इनिशियल बाद में आता. लॉस में इनिशियल पहले आएगा. सो हाफ mv² माइनस m² v² बाय 2 स्मॉल m प्लस कैपिटल M.
तो हाफ एम वी स्क्वायर कॉमन ले लें अगर, तो यहाँ से 1 बचेगा, यहाँ से वी स्क्वायर चला गया, एम स्क्वायर से एम चला गया, सो यहाँ पे स्मॉल एम, और नीचे बचता है स्मॉल एम प्लस कैपिटल एम। और अगर हम कंपेयर करें इसको, तो एज इट इज एफ ऑफ 1 एम वी स्क्वायर और एफ ऑफ हाफ एम वी स्क्वायर, वेयर एफ की वैल्यू ये है। तो यहाँ पे भी अगर आप देखो तो यहाँ पे ऊपर कौन सा मास आ रहा है, हम इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर सकते हैं, वहाँ पे सब्ट्रैक्शन की फॉर्म में नहीं है, तो अगर हम यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करें तो ये मिलेगा स्मॉल एम प्लस कैपिटल एम माइनस स्मॉल एम बाय स्मॉल एम प्लस कैपिटल, स्मॉल एम से स्मॉल एम कैंसिल हो जाएगा, और ये हमें देगा हाफ एम वी स्क्वायर कैपिटल एम बाय स्मॉल एम प्लस कैपिटल एम। तो हमारे में यहाँ पे कैपिटल एम आ रहा है, जबकि जो यहाँ पे गिवन है वहाँ पे स्मॉल एम गिवन है। सो स्टेटमेंट 1 इज रॉन्ग, ये गलत है। यहाँ पे एफ की वैल्यू क्या आनी चाहिए थी इसके सही होने के लिए, स्मॉल कैपिटल एम प्लस डिवाइड बाय स्मॉल एम प्लस कैपिटल एम। मैक्सिमम एनर्जी लॉस अकर्स व्हेन पार्टिकल स्टक टुगेदर। तो यस, ये तो सही है कि जब पार्टिकल दोनों एक दूसरे के साथ स्टक करेंगे तभी एनर्जी का लॉस होगा, मैक्सिमम लॉस तभी होगा। सो स्टेटमेंट 1 फॉल्स है, 2 ट्रू है। तो 1 is true, 1 is true, 1 is true, 1 is false, option D. So 1 is false, 2 is true, so option 2 will be the right answer. Next question. A projectile of mass m is fired so that the horizontal range is 4 kilometer. So horizontal range h की वैल्यू गिवन है हमें, और सॉरी नॉट h, r की वैल्यू हमें गिवन है, और ये होता है u स्क्वायर साइन स्क्वायर ऑफ थीटा बाय 2g is equal to 4 kilometer. At the highest point of the projectile explodes into two masses m by 4 and 3m by 4 respectively, and the heavier part starts falling down vertically with zero initial speed. The horizontal range distance from the point of the firing of the lighter part is. So यहाँ पे क्या हो रहा है कि सपोज कीजिए ये आपके पास प्रोजेक्टाइल के लिए बेसिक पाथ है, मीन्स कोऑर्डिनेट्स हैं, और ये प्रोजेक्टाइल का हमारा ओरिजिनल पाथ था। अगर प्रोजेक्टाइल एक्सप्लोड नहीं होता तो वो ओ पॉइंट से स्टार्ट होके ए पॉइंट पे जाके ग्राउंड पे स्ट्राइक करता, और ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस हमें गिवन है 4 किलोमीटर। नाउ एट हाईएस्ट पॉइंट, यहां पे जो प्रोजेक्टाइल है 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। ये फर्स्ट है सपोज, ये सेकंड है। फर्स्ट का मास कितना है m/4 जो लाइटर है सपोज, और ये दूसरा है 3m/4 यहां पे, समथिंग लाइक दिस। और ये बोला गया है कि जो हैवियर पार्ट है वो डायरेक्टली नीचे गिर जाता है, ये पार्ट डायरेक्टली यहां पे गिर जाता है, इस पॉइंट पे गिर जाता है, इसको आप पॉइंट सी बोल सकते हो। तो हमें ये बताना है कि जो लाइटर पार्ट है वो कहां पे गिरेगा, लाइटर पार्ट का हमें डिस्टेंस बताना है। सो इस क्वेश्चन को आप मल्टीपल वेज में कर सकते हो। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है कि अगर आप मोमेंटम कंजर्व करना चाहते हो तो आप यहाँ पे इस पॉइंट पे इनिशियल मोमेंटम निकाल सकते हो, और बाद में उसको, बिकॉज जो 3m/4 है इसके पास तो कोई मोमेंटम है नहीं, और इस पॉइंट पे पार्टिकल के पास ओनली क्या होती है, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी होती है, तो ये पूरा का पूरा मोमेंटम m/4 के पास जाएगा, तो इससे आपके पास m/4 की वेलोसिटी आ जाएगी, और फिर उससे आप निकाल सकते हो कितना दूर जाएगा। या फिर आप इसको सेंटर ऑफ मास सिस्टम से भी सोल्व कर सकते हो। हाउ कि सपोज कीजिए कि जो आपका ये m/4 का पार्टिकल है ये कुछ x डिस्टेंस पे जाके गिरता है, और ये x डिस्टेंस की बात कहां से कर रहे हैं हम, ओरिजिन से मेजरमेंट कर रहे हैं। ये ओरिजिन से x डिस्टेंस पे स्ट्राइक करता है, और इसको हम पॉइंट बोल देते हैं, पॉइंट टी।
अब जो आपका 3m/4 पार्टिकल है, इसने ओरिजिन से कितने डिस्टेंस पे स्ट्राइक किया है? बिकॉज आपको पता है कि ये हॉरिजॉन्टल रेंज 4 किलोमीटर है और ये हाईएस्ट पॉइंट पे था, तो यानी कि ये 4 किलोमीटर के हाफ में था, यानी कि 2 किलोमीटर पे। तो इस पार्टिकल ने 2 किलोमीटर पे स्ट्राइक किया है। 3m/4 ने 2 किलोमीटर पे स्ट्राइक किया है ग्राउंड पे, और जो m/4 है उसने समथिंग x डिस्टेंस पे स्ट्राइक किया है। बिकॉज जो यहाँ पे एक्सप्लोजन हुआ, वो एक्सप्लोजन इंटरनल फोर्सेस की वजह से हुआ। यहाँ पे क्वेश्चन में ऐसा कुछ मेंशन नहीं है कि जो एक्सप्लोजन हुआ है वो एक्सटर्नल फोर्स की वजह से हुआ। तो अगर इंटरनल फोर्सेस की वजह से हुआ है तो जो सेंटर ऑफ मास है विल रिमेन कांस्टेंट। जो सेंटर ऑफ मास है वो अपनी पोजीशन पे ही रहेगा। और वो कौन सी पोजीशन पे रहेगा? अगर ये पार्टिकल एक्सप्लोड नहीं होता तो सेंटर ऑफ मास जहां पे फाइनली होता वहीं पे होगा। और अगर ये पार्टिकल एक्सप्लोड नहीं करता तो ये पार्टिकल ए पे स्ट्राइक करता, और अगर ये ए पे स्ट्राइक करता तो इसका सेंटर ऑफ मास भी ए पॉइंट पे ही होना चाहिए था। तो आपके पास सेंटर ऑफ मास के लिए फॉर्मूला होता है दैट एक्स सी एम इज इक्वल टू, अगर दो पार्टिकल के ले रहे हैं m1 x1 m2 x2 बाय m1 प्लस m2, तो x सेंटीमीटर की वैल्यू है यहाँ पे 4 किलोमीटर इक्वल्स टू m1 3m/4। सो 3m/4 ये कितने किलोमीटर पे स्ट्राइक कर रहा है? 2 किलोमीटर पे। और अभी हम किलोमीटर हटा देते हैं यहाँ से, बिकॉज हम ओनली किलोमीटर्स में ही ले रहे हैं। प्लस जो m2 है उसका मास m/4 है और वो x किलोमीटर्स पे स्ट्राइक करता है, और डिवाइड आएगा 3m/4 प्लस m/4 यानी कि टोटल मास, और ये इक्वल्स टू यहाँ पे आएगा और ये 4 ऐसे आएगा। सो जब आप इनको यहां से आप m को कैंसिल आउट कर सकते हो, और जब आप इनको ऐड करोगे तो ये आएगा m और सॉरी 1, और ये 1 उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा 4 के साथ। सो 4 इज इक्वल टू 3 इंटू 2 6, और 6/4 यानी कि 3/2 प्लस x/4, और आप इसको 6/4 भी लिख सकते हो, बिकॉज फिर हमें एलसीएम की जरूरत नहीं पड़ेगी। 4 टू 4 इंटू ये हो जाएगा 16 इज इक्वल टू 6 प्लस एक्स, और यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 10 किलोमीटर, बिकॉज जो हमने डिस्टेंसेस लिए थे वो किलोमीटर में लिए थे। तो यहाँ पे x आ जाता है 10 किलोमीटर, यानी कि वो ओरिजिन से 10 किलोमीटर पे होगा। और अगर आप उसको a से निकालते हो तो a से वो हो जाएगा 6 किलोमीटर पे, और c से हो जाएगा वो 8 किलोमीटर पे। सो डिपेंडिंग अपॉन क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, हॉरिजॉन्टल रेंज डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट ऑफ फायरिंग, यानी कि फायरिंग का पॉइंट O था तो O से D तक का डिस्टेंस है x यानी कि 10 किलोमीटर। सो यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, a moving particle of mass m makes a head-on elastic collision with another particle of mass 2m which is initially at rest. Percentage loss of energy of the colliding particle on the collision is close to। तो देखिए यहाँ पे इलास्टिक कोलिजन है, सो दोनों चीजें कंजर्व रहेंगी, एनर्जी एंड मोमेंटम बोथ। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ड्रॉ कर लेते हैं। ये m पार्टिकल है, इसकी वेलोसिटी u ले ली, दूसरा पार्टिकल 2m है, इसकी वेलोसिटी 0 है। स्ट्राइकिंग के बाद m पार्टिकल के पास v1 वेलोसिटी आती है और 2m पार्टिकल के पास v2 वेलोसिटी आती है। सो मोमेंटम अगर कंजर्व करें, सो m ऑफ u इज इक्वल टू mv1 प्लस 2mv2, यहाँ से m कैंसिल किया जा सकता है कॉमन लेके। सो u इज इक्वल टू v1 प्लस 2v2, और अगर हम यहाँ पे, बिकॉज यहाँ पे इलास्टिक कोलिजन है तो E इज इक्वल टू 1 है, तो ये अप्लाई करें तो रिलेटिव वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन हो जाएगी v2 माइनस v1, और बिफोर कोलिजन u माइनस 0। सो यहाँ से आ जाता है u इज इक्वल टू v2 माइनस v1, और u इज इक्वल टू v2 माइनस v1। अगर दोनों को ऐड कर दें तो ये आ जाएगा 2u इज इक्वल टू v1 से v1 कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 3v2, और v2 की वैल्यू आ जाती है 2/3 ऑफ u, और इससे हम यूज करके यहाँ पे v2 की वैल्यू अगर हम पुट करते हैं
तो V1 आ जाएगा, V1 इधर जाएगा, U इधर आएगा, तो V2 माइनस U, V2 है 2/3U माइनस U, सो इट कम्स आउट टू माइनस U/3। ये आ गई V1 की वैल्यू। तो परसेंटेज लॉस निकालना है हमें, और बिकॉज जो दूसरा पार्टिकल था वो रेस्ट पे था और उसके पास तो फाइनल में कोई वेलोसिटी आ गई, तो इसको तो काइनेटिक एनर्जी का गेन हुआ है, इसके लिए तो प्लस है काइनेटिक एनर्जी। बट पहले वाले पार्टिकल की वेलोसिटी पहले u थी और अब कितनी होगी, -u/3, यानी कि इसके लिए लॉस हुआ है। तो लॉस क्या होता है, फाइनल माइनस इनिशियल माइनस फाइनल। सो के ई जो लॉस आएगा वो हो जाएगा, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी ½ mu² माइनस फाइनल काइनेटिक एनर्जी ½ m, और इसका स्क्वायर करेंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, यानी कि U²/9। और जब आप इसको सोल्व करते हो तो इट गिव अस ½ mu² एज इट इज 1 - 1/9, और ये हो जाएगा ½ mu² इंटू 8/9। और अगर आप इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करते हो, बिकॉज यहाँ पे आंसर परसेंटेज में है, तो ये तो हो गया काइनेटिक एनर्जी का लॉस डिवाइड ½ mu² ले आओगे आप, जो ½ mu² है इसको डिवाइड में ले आओ, और ये क्या है, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी के इक्वल, तो ये आ गया 8/9। परसेंटेज में चाहिए तो आप 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए बोथ साइड, सो दिस विल गिव अस अप्रोक्सीमेटली 90%। और अगर हम आंसर देखें, सो ऑप्शन जो सी है वो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। सो इन दिस क्वेश्चन हमारे पास एक मास m है, दूसरा मास 2m है, वो एक स्मूथ फ्लोर के ऊपर है कनेक्टेड बाय स्प्रिंग। सो लेट अस कंसीडर कि ये पहला है, चेंज, दिस इज फर्स्ट मास a, और इसको हमने स्प्रिंग से कनेक्ट किया हुआ है मास b के साथ। ये मास m वैल्यू है और इसकी वैल्यू 2m है। Now a third body of mass m is placed on the floor. The body C moves with velocity v naught along the line joining A and B. Collide elastically with A. तो A के साथ स्ट्राइक करती है, ये हमारा C है और इसके पास वेलोसिटी है व्हाट, v नोड। तो ये v नोड से जा रहा है और इसका मास कितना है, m, तो इसका मास भी m है। A का और C का मास सेम है। After certain time the collision is found that instantaneous velocity of A and B are same and the compression of the spring is x naught, the spring constant and k की वैल्यू हमें यहाँ पे फाइंड आउट करनी है। सो एज यहाँ पे क्या स्टार्टिंग में क्या होगा, सी ए से स्ट्राइक करता है और कैसे स्ट्राइक करता है, इलास्टिकली स्ट्राइक करता है। यहाँ पे मेंशन है दैट इलास्टिक कोलिजन होगा सी का ए के साथ। सो अगर सेम मास इलास्टिक कोलिजन करते हैं तो उस सिनेरियो में क्या होता है, वेलोसिटीज एक्सचेंज हो जाती है। स्टार्टिंग में m के पास वेलोसिटी 0 है, c के पास v नोड है, तो जब ये इसके साथ स्ट्राइक करेगा तो वेलोसिटी एक्सचेंज हो जाएगी, a के पास वेलोसिटी आ जाएगी v नोड। और इसके लिए एक्सप्रेशन भी है, अगर आप कंफ्यूज हैं कि कितनी होगी। सो सपोज कीजिए कि आफ्टर कोलिजन जो a की वेलोसिटी वो va है और c की वेलोसिटी vc है आफ्टर कोलिजन। सो मोमेंटम अगर हम कंजर्व करें, सो एम वी नोड इक्वल टू हो जाएगा एम वी ऑफ ए प्लस एम वी ऑफ सी, और यहाँ से m कैंसिल करके वी नोड इज इक्वल टू आ जाता है वी ए प्लस वी सी। सिमिलरली बिकॉज इलास्टिक कोलिजन हो रहा है तो 1 इज इक्वल टू आएगा, ए आगे की तरफ है, सो वी ए माइनस वी बी बाय वी नोड, और यहाँ से वी नोड की वैल्यू आ जाती है वी ए, और ये वी बी नहीं सॉरी वी सी है माइनस वी सी। तो अगर आप दोनों को ऐड करते हो तो आप यहाँ से मिल जाएगा वी ए इज इक्वल टू वी नोड और वी सी इज इक्वल टू 0। तो जैसा हमने बोला था कि वेलोसिटी एक्सचेंज हो जाती है, कि सी की वेलोसिटी ए के पास आ जाएगी और ए की वेलोसिटी सी के पास आ जाएगी। सो आफ्टर यहाँ पे इनका कोलिजन होने के बाद ए के पास वेलोसिटी होगी वी नोड इनिशियली स्टार्टिंग में, और फिर ये इस वेलोसिटी से क्या करेगा, इस स्प्रिंग को क्या करेगा, कंप्रेस करेगा, और कंप्रेस करने के बाद वो कंप्रेशन बी तक पहुंचेगा, उससे बी पे एक इंपल्स लगेगा और बी मूव करना स्टार्ट करेगा।
तो इन्होंने बोला है आफ्टर ए सर्टेन टाइम, यानी कि कुछ टाइम के बाद, जब ये पूरी प्रोसेस हो चुकी है, ए से स्प्रिंग के थ्रू इम्पल्स बी पे जा चुका है, तो वो दोनों सेम वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं। तो हम ये मान लेते हैं कि आफ्टर होल प्रोसेस जो पूरा सिस्टम है एक वो वी वेलोसिटी से मूव कर रहा है, और जो स्प्रिंग है उसके अंदर एक्स कंप्रेशन है एक्स नोड। तो इस पूरे सिस्टम की एनर्जी हो जाएगी हाफ एम वी स्क्वायर प्लस हाफ 2m इंटू वी स्क्वायर प्लस स्प्रिंग की कंप्रेशन एनर्जी की वजह से हाफ के नोड एक्स स्क्वायर। तो ये हो जाएगी पूरे सिस्टम की टोटल एनर्जी, और इसको अगर हम सोल्व कर दें तो ये देता हमें हाफ के नोड एक्स स्क्वायर प्लस हाफ एम वी स्क्वायर, और ये एम वी स्क्वायर है प्लस हाफ एम वी स्क्वायर, यानी कि 3/2 एम वी स्क्वायर। ये सिस्टम की टोटल एनर्जी हो जाएगी आफ्टर सर्टेन टाइम, जब पूरा सिस्टम एक वेलोसिटी से मूव कर रहा है। नाउ बिकॉज सिस्टम के पास इनिशियल वेलोसिटी वी नोड थी, और यहाँ पे मोमेंटम तो कंजर्व रहेगा ही इन दोनों के लिए। सो सिस्टम की इनिशियल वेलोसिटी वी नोड थी, तो इनिशियल मोमेंटम था m इंटू वी नोड, और फाइनल मोमेंटम हो जाता है जब दोनों मासेस सेम v वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं, सो 3m ऑफ v, और यहाँ से v की वैल्यू आ जाती है v नोड बाय 3। सो जो v है यहाँ पे हम वैल्यू पुट कर सकते हैं हाफ k नोड x स्क्वायर प्लस 3/2m v नोड स्क्वायर बाय 9, एंड आल्सो बिकॉज यहाँ पे कोई फ्रिक्शन नहीं है और कोलिजन वगैरह सब इलास्टिक है, और बिकॉज यहाँ पे लिखा हुआ है कि दैट इज फ्रिक्शन लेस है, स्मूथ फ्लोर। तो अगर स्मूथ फ्लोर है तो काइनेटिक एनर्जी कंजर्व रहेगी, और काइनेटिक एनर्जी कंजर्वेशन के अकॉर्डिंग क्या होगा, यहाँ पे इनिशियल काइनेटिक एनर्जी थी हाफ एम वी नोड स्क्वायर, और जो फाइनल काइनेटिक एनर्जी है या फाइनल टोटल एनर्जी है वो इसके इक्वल है। सो पूरे सिस्टम की एनर्जी कंजर्व रहनी चाहिए। तो अगर सिस्टम की एनर्जी कंजर्व रहेगी तो हाफ एम वी नोड स्क्वायर इज इक्वल टू के नोड एक्स स्क्वायर प्लस, यहाँ पे ये कैंसिल होके 3 देगा, तो एम वी नोड स्क्वायर बाय 6, एम वी नोड स्क्वायर बाय 6, आप इसको इधर ले आके माइनस कर सकते हो। सो एम वी नोड स्क्वायर हाफ माइनस 1/6 इज इक्वल टू हाफ के नोड एक्स स्क्वायर। यहाँ पे आप सब्ट्रैक्ट करोगे, सो 3 इंटू 3 2 3 माइनस 1 2/6, यानी कि हाफ एम वी नोड स्क्वायर बाय 2 इज इक्वल टू हाफ के नोड एक्स स्क्वायर। सो हाफ से हाफ कैंसल, और यहाँ पे के नोड की वैल्यू आ जाएगी एम वी नोड स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर, और हम कंपेयर करें सो ऑप्शन ए हमारे पास आता है इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। I think we made some subtraction mistake over there. Let me check. Yes, यहाँ पे हमने मिस्टेक कर दी, 1/2 माइनस 1/6, 1/2 नहीं होता, ये एक्चुअली होना था 2/6 और 1/3। So let me correct it. Sorry for the mistake. So it will be 1/3 mv node square is equal to half k node x square, और यहाँ से ये आएगा 2/3 m v नोड स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू के नोड। और अगर हम यहाँ पे जाए वापस, सो यस आंसर चेंज हो गया हमारा, तो अब ये आंसर नहीं है, ये आंसर होगा 2/3 m v नोड बाय एक्स स्क्वायर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, A projectile moving vertically upward with a velocity of 1200 meter per second breaks into two equal parts at height of 490 meter. One part start moving vertically upward with velocity 400 meter per second. How much time it will take after the break up with the other part to hit the ground? तो हमें ये बताना है कि जो other part है वो ground पे कितने टाइम के बाद हिट करेगा। So
इनिशियल वेलोसिटी गिवन है 200 मीटर पर सेकेंड, और ये किस में है, अपर जे की मीन्स वाई डायरेक्शन में है, अपवर्ड है। कितनी हाइट पे वो इक्वल पार्ट में स्प्लिट होता है, 490 मीटर में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये फाइंड आउट करना पड़ेगा कि जब वो 490 मीटर ट्रेवल कर लेता है तो उसके पास वेलोसिटी कितनी रह जाती है। सो आई थिंक यस, ये 490 मीटर ट्रेवल नहीं करता है, ये 490 मीटर पे वेलोसिटी गिवन है, प्रोजेक्टाइल मूविंग इन वेलोसिटी अपवर्ड विद वेलोसिटी ऑफ 200 मीटर ब्रेक इनटू इक्वल पार्ट्स एट ए हाइट। सो ये 490 मीटर पे हमें यहाँ पे उसकी वेलोसिटी गिवन है प्रोजेक्टाइल की। नाउ ये गिवन है कि वन पार्ट स्टार्ट्स मूविंग, ये दो पार्ट में स्प्लिट हो गया इक्वल पार्ट्स में, यानी कि m/2 और m/2 में स्प्लिट हो जाता है। एक पार्ट ऊपर जाता है 400 मीटर पर सेकंड से, तो सपोज इसको हम अज्यूम कर लेते हैं 400 की वेलोसिटी है इसके पास जे डायरेक्शन में अपवर्ड, और इसके पास v वेलोसिटी होगी, और डायरेक्शन हम अभी इसके लिए अज्यूम नहीं करते। तो अब ये बताना है कि कितना टाइम लगेगा जो सेकंड पार्ट है, यानी कि ये वाला पार्ट है, इसको ग्राउंड में हिट करने में। सो यहाँ पे मोमेंटम कंजर्व रहेगा एज ऑलवेज। तो इनिशियल मोमेंटम है टोटल मास m इंटू 200, और ये j डायरेक्शन में है, प्लस m/2 इंटू 400j प्लस m/2 इंटू v। तो इसको आप कट करते हो, सो m इंटू 200 ये कैंसिल हो जाते हैं, तो यहाँ से आ जाता है कि v की वैल्यू 0 है। मीन्स जो आपका सेकंड पार्ट है वो अभी किस पे है, रेस्ट पे होगा। तो अगर वो रेस्ट पे होगा तो फिर वो किस में जाएगा, आफ्टर ब्लास्ट फ्री फॉल में चला जाएगा, क्योंकि अब उस पर ग्रेविटी लैक्ट करेगी और वो फ्री फॉल में ग्रेविटी की वजह से नीचे आएगा। कितना डिस्टेंस कवर करेगा, 490 मीटर। सो जस्ट हमें टाइम निकालना है कि 490 मीटर कवर करने के लिए कितना टाइम लगता है। सो एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 है, सो 490 इज इक्वल टू हाफ, जी को हम 9.8 लेते हैं यहाँ पे, बिकॉज 4.9 मल्टीपल 9.8 होता है, इंटू टी स्क्वायर। यहाँ पे हम इसको 10 से डिवाइड कर देते हैं, पॉइंट फिनिश कर देते हैं। सो यहाँ पे हम जब एडजस्ट करते हैं तो इट विल बी 490 इंटू 2 इंटू 10/98 इक्वल टू टी स्क्वायर। सो ये 49 और ये जाएगा 10 पे, सो टी इज इक्वल टू 10 सेकेंड। So option C is the right answer. Next question. Two particles are moving in same direction, do not lose their energy in a completely inelastic collision. तो ऐसा तो नहीं होता, अगर दोनों मूव कर रहे हैं सेम डायरेक्शन में, मीन्स ये m1 है, ये m2 है मास, और इसकी वेलोसिटी v1 है, इसकी वेलोसिटी v2 है, और यहाँ पे क्या बोला गया, कंप्लीटली इनइलास्टिक कोलिजन हो रहा है, तो एनर्जी तो लॉस होती है। सो फर्स्ट स्टेटमेंट इज रॉन्ग। प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम होल्ड्स ट्रू फॉर ऑल काइंड ऑफ कोलिजन, यस, तो ये हर टाइप के कोलिजन के लिए ट्रू होता है। सो फ्रॉम दिस, so let me read statement 1 precisely more. Two state particle move in same direction do not lose all their, so यहाँ पे ये ट्रिक है, that do not lose all their energy। तो yes, all of their energy तो lose नहीं करते, some of their energy lose करते हैं। तो from this ये right हो जाएगा, और 2 तो right है ही, so option A, 1 is true and 2 is also true। सो आपको यहाँ पे ध्यान देना है, बाय मिस्टेक मुझसे भी यहाँ पे ध्यान नहीं, आई फॉरगॉट टू टेक इनटू कंसिडरेशन कि यहाँ पे लिखा है डू नॉट लूज ऑल देयर एनर्जी। तो यस, वो पूरी एनर्जी लूज नहीं करते, कुछ एनर्जी उनके पास होती है। और इसका क्वेश्चन हमने अभी जस्ट किया था कि अगर एक रेस्ट पे है तो एनर्जी का लॉस समथिंग लाइक इतना होता है। ये पहले वाले का मास है और ये रेस्ट वाले का मास है। नेक्स्ट क्वेश्चन, a block of mass 0.5 kg moving with speed of 2 meter per second on a smooth surface, so friction नहीं है, strikes on a mass of 1 kg, they are moved together as a single body, the energy loss during the collision is। तो energy loss हमें यहाँ पे बताना है,
और ये जस्ट हमने अभी कैलकुलेट किया था फॉर्मूला दैट एनर्जी लॉस क्या होगा। सो चलिए विदाउट फॉर्मूला अगर हम इसको करें नॉर्मली, तो 0.5 kg का मास है, वेलोसिटी 2 है, और 1 kg का मास है, वेलोसिटी 0 है। अब बाद में दोनों एक साथ मूव करते हैं तो टोटल मास हो जाता है 1.5 और वेलोसिटी हो जाती है v। अगर एनर्जी का मोमेंटम कंजर्व करें तो 0.5 इंटू टू 1 इज इक्वल टू हो जाता है 1.5 इंटू वी, और v की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 1/1.5 और 10/15 और 2/3 मीटर पर सेकेंड। सो लॉस ऑफ एनर्जी क्या होगा, इनिशियल एनर्जी माइनस फाइनल काइनेटिक एनर्जी। सो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इज हाफ m इज 0.5 यानी कि 1/2 इंटू वी स्क्वायर 2/2 माइनस हाफ मास 15/10 और 3/2 इंटू वेलोसिटी। सो ये कैंसिल हो जाएगा, 2 से यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, और इस 2 से ये 2 कैंसिल, इससे ये कैंसिल। सो ये यहाँ पे आता है 1 और यहाँ पे बचता है 1/3 यानी कि 0.33। सो 0.67 जूल। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। A bomb of mass 16 kg at rest explode into two pieces of masses 4 and 12 kg. The velocity of 12 kg mass is 4 मीटर पर सेकंड। काइनेटिक एनर्जी ऑफ द अदर मास हमें बतानी है। तो 16 kg रेस्ट पे है तो इनिशियल मोमेंटम 0 है, यानी 16 इंटू 0 इक्वल्स टू टू पीसीज ऑफ 4 एंड 12। 12 kg मास की वेलोसिटी 4 है, सो 12 इंटू 4 प्लस 4 की हमें वेलोसिटी हम मान लेते हैं v। सो यहाँ से आ जाता है 0 इज इक्वल टू 48 प्लस 4v। सो 4v इज -48 और v इज -12 मीटर पर सेकेंड। मीन्स जो 4 kg का मास है उसने वो अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेगा और काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी हाफ एम वी स्क्वायर। सो हाफ m इज 4, वेलोसिटी इज 12 इंटू 12, so this is 2। 12 into 12 gives us 144 into 2 288 joules। So option B। Next question, the block of mass m moving on a frictionless horizontal surface collides a spring of force constant k and compress it by length l। maximum movement of the block after the collision is। तो हमें ये बताना है कि मैक्सिमम मूवमेंट कितनी होगी। तो जब ये ब्लॉक इससे स्ट्राइक करेगा तो ब्लॉक के पास यहाँ पे क्या होगा, बिकॉज जो आपका ये सिस्टम है आगे मूव नहीं कर रहा तो आप इसमें मोमेंटम तो कंजर्व नहीं करेंगे, आप इसमें एनर्जी कंजर्व करेंगे। सिस्टम में इनिशियल काइनेटिक एनर्जी होगी हाफ एम वी स्क्वायर, और जब वो ब्लॉक इसके साथ स्प्रिंग के साथ अटैच हो जाएगा और इसको प्रॉपरली कंप्रेस कर देगा तो ब्लॉक तो रेस्ट पे आ जाएगा और स्प्रिंग में पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाएगी। और वहां पे हम मान लेते हैं कि कंप्रेशन कितना हो जाता है, सपोज एक्स कंप्रेशन हो जाता है। सो हाफ के एक्स स्क्वायर, हाफ से हाफ कैंसल, तो यहाँ से एम वी स्क्वायर बाय के अंडर रूट इज इक्वल टू एक्स। सो इसको आप लिख सकते हो समथिंग लाइक, और यहाँ से इसको लिखा जा सकता है लाइक रूट एम बाय के इंटू वी इज इक्वल टू एक्स, और वेलोसिटी की वैल्यू आ जाएगी एक्स रूट के बाय एम, बिकॉज हमें मोमेंटम निकालना है, मैक्सिमम मोमेंटम ऑफ द ब्लॉक। तो ब्लॉक का मोमेंटम होगा मास इंटू वेलोसिटी, और वेलोसिटी की वैल्यू हमने यहां से ये निकाल ली है के और एम की टर्म्स में। सो मास एम इंटू एक्स के बाय एम। अगर इस एम को हम अंदर ले जाएं, बिकॉज सेम ही मास की बात हो रही है दोनों जगह पे, सो एक्स इंटू अंदर जाके एम स्क्वायर हो जाएगा और एम से डिवाइड होके तो ऊपर आपके पास एक्स इंटू के एम, और यहाँ पे लेंथ के लिए एल यूज किया गया है तो अगर हम एक्स की जगह पे एल यूज करें सो एल के एम। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन,
mass m moves with velocity v and collides inelastically with another identical mass after collision. First mass moves with velocity v by root 3 in a direction perpendicular to initial direction of motion. Find the speed of the second mass after the collision. So पहले वाले की वेलोसिटी v गिवन है बिफोर द कोलिजन, और दूसरा किस पे है, रेस्ट पे है. move velocity collide elastically with another mass after the collision. So इसको हम रेस्ट पे एज्यूम करके चलेंगे बिकॉज यहाँ पे इसकी वेलोसिटी के बारे में कुछ गिवन नहीं है, ना तो स्टेटमेंट में गिवन है ना ही डायग्राम में गिवन है. और बिकॉज ये इन इलास्टिक कोलिजन हो रहा है तो यहाँ पे हम मोमेंटम तो काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं कर सकते, ओनली मोमेंटम कंजर्व कर सकते हैं. सो लेट अस सपोज कि इसकी वेलोसिटी स्टार्टिंग में v थी, सो एम वी, और ये x डायरेक्शन में है, सो एम वी आई. इसके लिए तो मोमेंटम 0 रहेगा, इक्वल्स टू फर्स्ट का मास m है और वेलोसिटी v बाय रूट 3 हो जाती है, और ये परपेंडिकुलर डायरेक्शन यानी कि j में चली जाती है वेलोसिटी. सो v बाय रूट 3 इंटू j प्लस दूसरा के मास भी m ही है बिकॉज दोनों आइडेंटिकल हैं, और उसकी वेलोसिटी को हम मान लेते हैं वेलोसिटी कैपिटल v. सो फ्रॉम हेयर अगर हम कैलकुलेट करें, ये टर्म इधर आके माइनस में हो जाएगी और एम वी को कॉमन लिया जा सकता है. सो इट विल बी आई माइनस जे बाय रूट 3 इज इक्वल टू एम वी, और यहाँ से v की वैल्यू आ जाएगी कैपिटल V की स्मॉल v आई माइनस जे बाय रूट 3. और अगर हम मैग्नीट्यूड निकालें, बिकॉज जो आंसर है वो मैग्नीट्यूड फॉर्म में है, सो मैग्नीट्यूड फॉर्म आ जाएगी v एज इट इज रहेगा, और i का मैग्नीट्यूड 1 और इसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा 1 प्लस 1 बाय 3. यहाँ पे 1 है, यहाँ पे रूट 3 है, तो 1 का स्क्वायर 1, रूट 3 का स्क्वायर 3. सो जब आप इनको ऐड करते हो सो ये गिरता है हमें रूट 3 इन ये 1 बाय 1, तो इसको आप ऐड करोगे 4 बाय 3, और 4 बाय 3 का रूट होगा 2 बाय रूट 3 इंटू वी. सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर. Next question, and I think this is the last question. Yes, last question for this chapter. Consider the following two statements. Linear momentum of system of particles is 0. Kinetic energy of system of particle is 0. Then A does not imply B. B does not imply A. A implies B, but B does not imply A. A does not imply B and B implies A. A implies B and B implies A. इसका मीनिंग क्या है कि A से आप B की तरफ नहीं जा सकते. पहले ऑप्शन का मीनिंग है कि A, अगर आपको A स्टेटमेंट ट्रू गिवन है तो इसका मतलब ये नहीं कि B भी ट्रू होगी, और अगर B ट्रू गिवन है तो इसका मतलब ये नहीं कि A भी ट्रू होगा. सो नाउ फर्स्ट स्टेटमेंट को एग्जामिन करते हैं कि ये गिवन है कि लीनियर मोमेंटम ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल इज 0, और यहाँ पे टोटल लीनियर मोमेंटम की बात हो रही है. मींस अगर सपोज कीजिए आपके पास एक सिस्टम है जिसके अंदर 4 पार्टिकल्स है, सबके मासेस आइडेंटिकल मास m है, ये इसकी वेलोसिटी v1 है, इसकी v2 है, इसकी ऐसे v3 है, और इसकी ऐसे v4 है. ये रैंडमली ओरिएंटेड वेलोसिटीज है. सो यस देयर इज चांसेस कि इनकी वेलोसिटी, बिकॉज जो मोमेंटम है वो क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है. मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो यस देयर इज चांसेस कि एक दूसरे को कैंसिल कर सकते हैं. तो सपोज कीजिए इन्होंने एक दूसरे को कैंसिल कर दिया तो नेट मोमेंटम, टोटल मोमेंटम 0 हो गया. बट अगर आप यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी निकालते हो, टोटल काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, बिकॉज काइनेटिक एनर्जी के अंदर होता है स्क्वायर ऑफ दीज, और जब आप स्क्वायर करते हो तो आप ओनली मैग्नीट्यूड लेते हो, डायरेक्शन फिनिश हो जाती है. सो काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे 0 नहीं होने वाली, बिकॉज ये हो जाएगा हाफ एम वी वन स्क्वायर. ये पॉजिटिव आएगा ऑलवेज, बिकॉज यहाँ पे मास भी पॉजिटिव है, v1 का स्क्वायर करोगे वे भी पॉजिटिव ही मिलेगा. सिमिलरली हाफ एम v2 स्क्वायर ये भी पॉजिटिव मिलेगा. तो ये पॉजिटिव पॉजिटिव होके काइनेटिक एनर्जी 0 नहीं हो सकती. मींस अगर A आपको पता है, इसका मीनिंग ये नहीं कि B भी ट्रू हो जाएगा. अगर A ट्रू है तो B ट्रू नहीं होने वाला. सो A इंप्लाइज B, तो ये तो गलत हो गया. मींस A से B ट्रू नहीं हो सकता. और ऑप्शन बी
ए इम्प्लाइज बी, यानी कि ए से बी ट्रू नहीं हो सकता। नाउ आते हैं सेकंड पार्ट पे। काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल इज जीरो। तो काइनेटिक एनर्जी जीरो है, और काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है पी स्केयर बाय 2m। तो अगर काइनेटिक जीरो है तो पी स्केयर बाय 2m भी जीरो होगा, मीन्स मोमेंटम भी जीरो होगा। यानी कि ए से बी तक तो नहीं जा सकते, मीन्स अगर ए ट्रू है तो बी ट्रू होना या नहीं होना पक्का नहीं है, बट अगर बी ट्रू है तो ए ट्रू होगा। सो ए डज नॉट इम्प्लाई बी बट बी इम्प्लाइज ए, मीन्स अगर ए ट्रू है इसकी कोई गारंटी नहीं कि बी ट्रू होगा, बट अगर बी ट्रू है तो गारंटी है कि ए ट्रू होगा। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। सो विद दिस, इस चैप्टर के लिए हमारी ये सीरीज यहीं पे फिनिश होती है, एंड होपफुली आपको सीखने को बहुत कुछ मिला होगा। अपने हमारे साथ बहुत से क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे। इफ स्टिल अगर आपके कोई डाउट्स हैं तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। अगर आपके कोई सजेशंस हैं वो भी आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं और डाल सकते हैं, हम इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे। एंड अगर आप कुछ डोनेट करना चाहते हैं तो क्यूआर कोड आपके सामने है, स्कैन करके आप डोनेट कर सकते हैं। इससे हमें बेटर बुक्स और बेटर कंप्यूटर हार्डवेयर लेने में मदद मिलती है। सो विद दिस, इस वीडियो को हम यहीं पे एंड करते हैं। होपफुली आपके लिए ज्ञानवर्धक रही होगी। टिल देन, कीप ऑन स्टडिंग, कीप ऑन शेयरिंग, कीप ऑन सब्सक्राइबिंग। जितना हो सके उतना लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और हम अब नेक्स्ट चैप्टर के लिए सिमिलर सीरीज लेके आपके सामने जल्द ही हाजिर होंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।